करोगे? एक दो सो चुका है। अभी बच्चे आ रहे हैं। कितने आ गए? 31। ठीक है। शुरू करें? यस मैम। शुरू कर दे। आज हमें करना है आधुनिक काल में भारतेंदु युग। पहला जो आधुनिक काल में युग आता है वो आता है भारतेंदु काल। ठीक है, कौन सा काल आता है? भारतेंदु काल। हाँ, इसको हम बोलते हैं भारतेंदु युग। अब मैं शुरू कर रही हूं। तो भारतेंदु युग है उस समय जो देश में है, मैंने आपको बताया था, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, है ना? क्योंकि अंग्रेज भारत में कदम रख चुके थे और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कदम रखा, पूरे भारत का दौरा किया और उन्होंने भारत की कमजोरी को पहचाना। छोटे छोटे फूट डालो और राज करो उनकी नीति थी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम कुछ बच्चों को एंट्री नहीं मिल रही। तो उस समय जो भारत की परिस्थितियां थी, जिस समय अंग्रेज आए उन्होंने सारे भारत का दौरा किया और भारत की कमजोरियों को पहचाना। फिर उन्होंने कहा फूट डालो और राज करो। पूरी कमजोरियों को उन्होंने जब देखा और उन्होंने अपना जो शोषण था वो शुरू कर दिया। उस समय हमारे यहाँ कुछ धार्मिक जो विचारधाराएं थी वो उत्पन्न हुई। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने उसकी स्थापना की। प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे ने की। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी रचना हुई उस समय, वो एलकॉट ने की। उसी समय इंग्लैंड से एनी बेसेंट आई। उन्होंने, एनी बेसेंट ने बताइए ना। गुड मॉर्निंग मैम। उन्होंने भारतीय विचारधारा का प्रचार किया। परमहंस ने अपने शिष्य विवेकानंद को अमेरिका भेजा, जो उन्होंने वहां पर जाकर भारतीय आध्यात्मिक विचारधाराओं को रखा। इस प्रकार भारत में इतनी सारी सोसाइटियां बन गई, इतने सारे जो विद्वान सामने आए। उन्होंने, पहला बताइए कौन सा हुआ? ब्रह्म समाज, जिसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का। प्रार्थना समाज महादेव
गोविंद रानडे का, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का, थियोसॉफिकल सोसाइटी एलकॉर्ड का। तो इस तरह हमारे यहाँ पर काफी जो सोसाइटी है वो बनी। परमहंस ने विवेकानंद को अमेरिका भेजा। वहां जाकर उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा का वो किया, प्रचार किया, प्रसार किया। और वहां पर उनकी बातों को अमेरिका में बहुत ध्यान से सुना गया। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारी सोसाइटियां बनी। क्यों बनी? क्योंकि अंग्रेजों ने अब अपना राज करना शुरू कर दिया था और वो अपनी विचारधारा हमारे ऊपर थोपने लगे थे। उनका जो मत था वो था फूट डालो और राज करो। अब ऐसे में मैंने कल बताया, उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से हमारे यहाँ बाबू वर्ग पैदा कर दिया। हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन गई, कल बताया था ना मैंने आपको। तो इस प्रकार हमारी सामाजिक जो स्थितियां थी, धार्मिक स्थितियां, आर्थिक उसमें क्या था, उन्होंने हमारे यहाँ से कच्चा माल लिया, बाहर भेज दिया, बाहर मशीनों से तैयार होके आया, और वही माल जो हमारा था वो महंगे दामों पर, ज्यादा दामों पर बेचने लगे। ज्यादा दामों पर बेचने लगे। गुंडा राज था ना ये। मतलब हर क्षेत्र में हमारा गृह उद्योग, हमारा हस्त उद्योग, हमारा जितना हैंडीक्राफ्ट था, शिल्प था हमारा, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और बाहर का आया हुआ कपड़ा हम पहनने लगे। बाद में गांधी जी ने कहा नहीं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। बाद में हुआ था ना ये, और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। तो उन्होंने पूरा कब्जा जो था वो हमारे देश पर कर लिया था। वो तो पूरे महान योद्धा बनकर आए थे। उनको पहले पता नहीं था कि भारत में इतनी बुरी स्थिति होगी। सिर्फ वो व्यापार करने आए थे यहाँ पर। उन्होंने देखा ये तो इतने भोले भाले सरल लोग हैं, इनका तो शोषण बहुत आराम से किया जा सकता है। इनके इनके ऊपर तो हम आसानी से राज कर सकते हैं। उन्होंने रजवाड़ों को आपस में ही लड़वा दिया, कुछ को अपनी तरफ कर लिया, जो नहीं हुए उनका वध कर दिया। जो उनके अधीन हो गए वो तो फिर उनके ही गुलाम हो गए। मैम बंधक बना लिया था। नहीं, बंधक नहीं बनाया था, उन्हें गुलाम बना लिया था। वो उनके इशारों पर चलते थे। तो इस प्रकार मतलब पूरे देश को उन्होंने गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था। फिर उनका आदेश चलता था और भारतीय जनता पालन करती थी। तो अब ऐसे में किस चीज की जरूरत पड़ेगी जब हमारे देश पर इतना आर्थिक संकट आया है, इतनी मुसीबतें आई हैं, इतना बुरा हाल है हमारा कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा? लोगों के मन में क्या पैदा होगा? आक्रोश, गुस्सा। वो भी किसके मन में पैदा होगा? जिसको ये समझ होगी कि ये राज नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें गुलाम बना रहे हैं, इसे तो छुटकारा मिलना चाहिए। तो उस समय हमें क्या, किस चीज का जन्म होगा? अच्छा एक बात बताइए, जब युद्ध होते हैं, अभी बीच में कारगिल का हुआ था, हिंदू पाकिस्तान का होता है, किसी का भी होता है, तो रेडियो में कौन से गाने आते हैं? टीवी पर कौन से आते हैं? देशभक्ति के ना, राष्ट्रभक्ति के गाने आते हैं। तो अब लोगों को समझाने के लिए कि अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करो, अपनी भाषा से प्रेम करो, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये को शूल। अपनी भाषा को मत छोड़ो, अपनी मातृभाषा को मत छोड़ो, उसको संभाल कर रखो। अपनी मातृभूमि से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, अपने स्वदेश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। तो राष्ट्र भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें है राष्ट्रभक्ति। सबसे पहला क्या है? राष्ट्रभक्ति की भावना। तो राष्ट्रभक्ति में उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो है पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। पहले तो लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, फिर ऐसी पत्रिकाएं निकाली गई, पत्र पत्रिकाएं निकाले, सरल भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको इन्होंने हिंदुस्तानी नाम दिया। समझ में आया? तो सबसे पहले हिंदी की सरल भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे हिंदुस्तानी नाम दिया गया। वो खड़ी बोली थी। अब एक बात बताइए, भारतेंदु युग से पहले रीति काल तक कौन सी बोली बोली जाती थी? जब तक आधुनिक काल नहीं आया था, रीति काल तक, भक्ति काल तक कौन सी भाषा बोली जाती थी? मैम ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, शाबाश। अवधी भाषा, संस्कृत नहीं, वो तो लैंग्वेज थी मैम। संस्कृत भी संस्कृत तो लिखी जाती भारतेंदु थी। युग में भी थी। मैम यस मैम। संस्कृत भारतेंदु युग में भी थे। मैम ब्रज और अवधी। हाँ, इन सब भाषाओं का प्रयोग होता था। लेकिन अब आधुनिक युग आ गया, तो उन्होंने कहा ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो पूरे जनमानस, पूरे जन साधारण को समझ में आ जाए। और उसका माध्यम था लोगों तक अपनी बात हम कैसे पहुंचाएंगे? अखबार निकाले, पत्र पत्रिकाएं निकाली, उनमें अपनी बात रखी उन्होंने। कभी आपने देखा होगा हमारी पत्र पत्रिकाएं ये सब जब्त कर लेते थे अंग्रेज, कि लोगों तक इनकी बात ना पहुंचे। तो ये जो उन्होंने अपनी तेजी और स्मार्टनेस दिखाई, भारतेंदु गोपाल चंद्र, उन्होंने कहा कि देखो, अपने संस्कारों को, पूर्व संस्कारों को जीवित करो, अपने भारतीय गौरव को याद करो कि हमारे यहाँ अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या क्या बलिदान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, अपने सभी भारतीय गौरव को, जिसमें हमारे यहाँ महान योद्धा हुए, राणा प्रताप हुए, कितने योद्धा हुए हमारे यहाँ, उन सबको आप याद करो। उनकी देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को, महाराणा प्रताप हुए, वीर शिवाजी हुए, कितने हुए, झांसी की रानी हुई लक्ष्मीबाई, इन सबके गौरव गाथा को याद करो कि इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी न्यौछावर कर दी। इस प्रकार इन्होंने इस भावना का प्रचार किया ताकि लोगों के मन में
ये भावना आ जाए कि नहीं, अंग्रेज मंदिर सबसे वही ज्यादा। बनाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा ये भावना का प्रचार करना था कि लोगों को समझ में आ जाए कि अंग्रेज गलत है, आप उनको सही मत समझो। क्योंकि वो सुविधाएं दे रहे थे, यातायात के साधन निर्मित कर रहे थे, और नई नई उन्होंने बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनाई हमारे यहाँ पर। जिस कैनॉट प्लेस है, ये अंग्रेजों ने ही बनाया है। हिल स्टेशन है, वो अंग्रेजों ने बनाए हैं। तो वो प्रलोभन भी देते थे, लालच भी देते थे अंग्रेज, कि जो भारतीय है वो हमारे अधीन रहे, हम उन्हें अच्छी तरह से अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिए। तो राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? राष्ट्रीयता की भावना का। अब राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ तो भारतेंदु युगीन साहित्य की सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु युग ने सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय भावना का मतलब क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम। हाँ, राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। तो उन्होंने क्या किया? राणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, इन सबकी गौरव गाथाएं लिखी, दिखाई, जिन्होंने अपने क्षेत्र को, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर दिया। भारत देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, और उस युग के कवियों ने भारतीय राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा देकर अंग्रेजी शासन को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। भारतेंदु ने एक पत्रिका लिखी, नाटक लिखा, भारत दुर्दशा। तो उन्होंने कहा ये हंस हंस कर हमारा अंदर से रस चूस रहे हैं, हंस हंस के हमारा धन, तन मन धन सबको गुलाम बना रहे हैं, अपने हथियार अपने हाथों में ले रहे हैं। बातों में ये बहुत तेज है, ये अंग्रेज इतने तेज हैं कि ऐसी बातें बनाते हैं कि हम इनकी बातों में आ जाते हैं। तो भारतीयता की भावना को, राष्ट्रभक्ति में भारतीयता की भावना को उन्होंने कहा क्षेत्र की भावना से ऊपर उठ जाओ, और भारतीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र चेतना की भावना अपने अंदर पैदा कर लो। अगर राष्ट्र प्रेम आपके अंदर होगा तो आप अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे। भारतेंदु युग में देश प्रेम, राजभक्ति, इन दोनों की धाराएं एक साथ बह रही थी। देशभक्ति को लेकर नया नाम दिया गया हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और राजभक्ति में क्या हुआ? हमारे अंदर भारतीयों में राष्ट्रभक्ति भी थी और राजभक्ति भी थी। राष्ट्रभक्ति क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम। और राजभक्ति क्या है? किसका राज था उस समय? उस टाइम तो मैम वो अंग्रेज का था, अंग्रेजों का था ना। तो Yes, उन्होंने ma'am. कहा जो राजभक्ति कर रहे हैं, अंग्रेजों की भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे देश के नहीं हैं, वो गुलाम हैं। उनकी निंदा की गई कि जो राजभक्ति करेगा वो गुलाम है, वो हमारे भारत में या भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो राष्ट्रभक्ति करेगा वो हमारे
भारत में रहने लायक है और अपने आप को भारतीय कहलाने का उसको पूर्ण अधिकार है। फिर था समाज सुधार की प्रवृत्ति। उन्होंने भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियां, मैंने 2-3 बार समझाया क्या क्या कुरीतियां थी, उनको दूर करने की प्रेरणा दी। सामाजिक परिस्थितियों का उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि देखो, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद आदि सुधारकों ने आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रथम उत्थान का योगदान दिया। विशेष योगदान था इन लोगों का। तो भारतेंदु काल में क्या हुआ? सबसे पहले स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा। उन्होंने कहा नारी को शिक्षित करो। अगर ये घर में रहकर अनपढ़ अशिक्षित होगी तो हमारे देश का उत्थान नहीं होगा, हम ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। हाँ, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो हमारे देश में बुराई रही है ना, और जो आज तक है, वो नारी की दुर्दशा है। आज क्या आप सोचते हो कि हमारे यहाँ नारी की स्थिति बहुत अच्छी है? बताओ। नहीं मैम, मंदिरों की कमी है। हाँ, क्या है बताओ? हमारे यहाँ जो नारी की स्थिति है, औरतों की हालत है, वो अच्छी है? नो मैम। आज भी लड़कियों का भ्रूण हत्या होता है, लड़कियों के साथ शोषण होता है। जो पीछे निर्भया कांड हुआ था, है ना, रेप होता है हमारे यहाँ। क्या नहीं होता? आज भी हमारे यहाँ दहेज को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लड़कियों को जलाया जाता है और जो दहेज है वो गुप्त रूप से लिया जाता है। क्या कुछ नहीं दहेज में लिया जाता। तो सबसे पहले समाज में अगर आप उन्नति लाते हो, देश को उन्नत बनाना चाहते हो, तो आपको नारी शिक्षा पर, नारी की स्थिति में सुधार लाने का सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। अब नारी की हालत में बताती हूँ आपको। सती प्रथा, पति मर गया तो भाई उसका कसूर है, उसको भी साथ में जला दिया। जैसे किसी औरत का पति मर गया तो उसके पति के साथ साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया। मैम वो तो राजस्थान में ज्यादा होता था। किसने कह दिया? वो हर जगह होता था। नहीं मैम, हर जगह नहीं होता था, सिर्फ राजस्थान और बंगाल में होता था। ये मैम मिथ है कि हर जगह होता था सती प्रथा। हाँ जी मैम, ये मिथ है, पता है ना आपको? सिर्फ राजस्थान में और बंगाल में होता था, वो भी रेयरली होता था। ये जो ये ना मिथ क्रिएट किया है कि ना पूरी इंडिया में हर जगह होता था। रेयरली नहीं होता नहीं, था। अब मैम रिसर्च करो इसके बारे में, आपको पता लग जाएगा। ये रेयरली होता था। ये मिथ है कि ना हर जगह होता था ना, ये मिथ है। अच्छा, मंदिर बनवाओ भाई पहले। ये मिथ है बच्चों। ये सबसे ज्यादा राजस्थान में ही था ये। हाँ जी मैम मैंने रिसर्च कर मैम। क्या बताइए? बनवाओ। अबे गधे, सुन ले बात मेरी। ये सिर्फ 2 जगह होती थी सती प्रथा, वो भी रेयरली होती थी। एक होती थी राजस्थान में, होती थी बंगाल में होती थी, क्योंकि वहाँ पे दया भाग सिस्टम था। और ना वो इसलिए लड़कियों को ज्यादा देते थे ताकि उनकी प्रॉपर्टी है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन जल्दी से जल्दी इनहेरिट कर सके। और राजस्थान में होता था क्योंकि जितने भी इन्वेशन होते थे ना, वो मुगल और वगैरह जो भी, तो वहीं से आते थे। तो वो ना उनके लड़कियों पे काफी अत्याचार करते थे, तो इसलिए सती प्रथा वहाँ भी होती थी ना। वो नहीं रहा। जैसे कि ना मैं कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में हर जगह तबाही थी, वैसा कोई नहीं था।
सती प्रथा चाहे 2 स्टेट में होती हो, 3 में होती हो, मैम का 4 में पॉइंट है, होती हो, होती तो थी ना। हाँ जी होती थी, गलत बात है। हाँ होती। अगर भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, अगर उसमें एक बुराई बहुत ज्यादा होगी तो वो बुराई तो है ना, उस बुराई को खत्म तो करना है ना। यस मैम। कर दे फिर अभिज्ञान को खत्म। हाँ हाँ तो सती प्रथा थी। फिर स्त्रियों की मैम बाल शिक्षा, विवाह। हाँ स्त्री शिक्षा की वो बात, विधवाओं की दुर्दशा। अब आप 8 साल के बच्चे की शादी कर दोगे, 7 साल की लड़की से कर दोगे, अगर वो विधवा हो गई तो चलो भाई, वो विधवा हो गई, सारी जिंदगी उसको बाल कटवा कर, सफेद कपड़े पहनकर सबसे अलग एक कमरे में पटक दिया जाता था। उसके बर्तन अलग होते थे, वो खाना अलग बनाती थी और उसको अशुभ माना जाता था। किसी धार्मिक अनुष्ठान में, शादी विवाहों में वो सामने नहीं आ सकती थी। तो ये विधवाओं की दुर्दशा थी। बाल विवाह, इतनी छोटी उम्र में आप शादी कर रहे हो जिसको शादी का मतलब ही नहीं पता। अब आप क्या कहोगे, पहले वेश्यावृत्ति नहीं थी? सबसे ज्यादा थी उस समय। मैम बाल विवाह तब थी जबकि मैक्सिमम लोग 28 साल और 32 साल जीते थे। बाल विवाह आज भी होते हैं गांवों में। यस मैम, राजस्थान में ही। राजस्थान में होता है मैम। मैम विशाल की भी हुई है। आज भी बाल विवाह होते हैं, आप ये मान लो। यस मैम। लड़कियों को सोचते हैं ये तो गाय भैंस है, जिस मर्जी खूंटी से बांध दो उसको। मैम गाय तो अभिज्ञान है। तो बाल विवाह भी होते थे, है ना। और वेश्यावृत्ति भी थी। नहीं भाई, अभिज्ञान तो सांप है। जितने भी सामंत रजवाड़े थे, इन सब ने वेश्याओं को जन्म दिया है। फिर उन्हें बाद में सेवा सदन में डाल दिया जाता था। जब लोगों ने बहुत प्रयास किया, प्रेमचंद जैसे लोगों ने, तो सेवा सदन की स्थापना कर दी गई। तो स्त्रियों की तो सबसे ज्यादा हालत खराब थी। फिर छुआछूत की भावना आज भी है, छुआछूत की भावना, मगर उतनी नहीं है जितनी पहले थी। अब हम सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, कुछ कोई हमारे मन में ऐसा भाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी छुआछूत की भावना आज भी है। बहुपत्नीवाद, एक से ज्यादा पत्नियां रखना, एक से ज्यादा रानियां रखना। जो रजवाड़े थे, सामंत थे, उनमें तो एक से ज्यादा रानियां होती थी ना। यस मैम। तो इनके विरोध में कविताएं लिखी गई। उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक आदमी इतनी सारी पत्नियों को कैसे रख सकता है। तो इनके विरोध में उन्होंने कविताएं लिखी भारतेंदु युग में। फिर हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा थी वो बाल विधवाओं की बहुत ही शोचनीय स्थिति थी। जैसे बाल विधवा हुई, प्रेमचंद के इतने नाटक है, कहानी उपन्यास है, निर्मला है, बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें जैसे एक लड़की विधवा हुई, घर वालों ने थोड़ी उससे बड़ी उम्र के उससे शादी कर दी। बड़ी उम्र के आदमी से शादी की, उसका लड़का मान लो उसकी उम्र का है, वो उससे बात भी निकुंज जैसा करता तेरे था, साथ हुआ था ना। वो उससे बात भी करता था। क्या हो गया? अपनी माँ से, आप देखो बीच में मत बोलो, अपनी माँ से बात बीच भी में करता वो था, तो उसके ऊपर शक किया जाता था। तो जो स्त्री थी उसको ऐसा करता था, पलटी पलटी करते रहो। अगर विधवा हो गई, पति मर गया, एक नहीं दूसरा नहीं कर दो उसकी, वो क्या काम आएगी, उसके बच्चों को पालने के काम आएगी। तो तत्कालीन जो उस समय के कवि थे, उन्होंने इस हालात पर दृष्टि डाली, कविताएं लिखी बहुत।
पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखे कि देखो ये जो स्त्रियों की हालत है वो बहुत कठिन है, बहुत। जैसे शिव मंगल से लिख। देखो आप बीच में बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। एक बार ये समझ लोगे तो आगे के सारे युग आपको समझ आ जाएंगे। सरल है, कोई कठिन नहीं है। आप बताओ जरा क्या क्या वो थी समाज में बुराइयां थी, बताओ जरा। मैम शिक्षा की, मतलब नारी शिक्षा की, और वो सती प्रथा, बाल सती विवाह, प्रथा थी, और बाल मैम विवाह बाल थी, विवाह था, अभिज्ञान हाँ था। बाल विवाह था, निकुंज गुप्ता। और वो बस यही थी। और मैम जो रजवाड़े थे वो मतलब एक से ज्यादा वाइफ रखते थे, और हाँ पत्नियां रखते थे, है ना। हाँ तो इन सब के लिए उन्होंने विरोध किया। फिर आता है स्वदेशीकरण की प्रवृत्ति। उन्होंने कहा तुम अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हो और अपने चीजों को, अपने उद्योगों को नष्ट कर रहे हो। हम अपने इधर का सामान वहां भेज देते हैं, वहां से तैयार होके आ जाता है, उस पर मोहर लग जाती है अंग्रेजी, तो हम बड़े खुश होते हैं ये इम्पोर्टेड है, तो हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे आजकल होता है ना, सस्ता मिलता है चाइनीज, तो हम चाइना के गुलाम हो गए। आज हर चीज में हम देखते हैं कि चाइना के रेट बड़े कम है। सीकेएम के भी। हम्म। मैम चाइना को हटाओ इंडिया से, देसी चीजें लाओ, ये मेरा हाँ, मानना है। आप घर घर की एक एक चीज को देख लो, सब जगह आपको चाइनीज चीजें मिलेंगी क्योंकि वो बहुत सस्ती होती है। यस मैम। तो उन्होंने कहा स्वदेशीकरण करो, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें विदेशी वस्तुओं का तो मंदिर बहिष्कार बनाने करना पड़ेंगे। होगा। विदेशी वस्त्रों के आयात से भारतीय जनता का शोषण हो रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति उन्होंने आकर्षण पैदा किया और कहा कि देखो विदेशी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आर्थिक शोषण होता है। अगर हमें आर्थिक शोषण को मिटाना है तो हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। अब आपको समझ में आया कि उस समय क्या क्या परिस्थिति, पूरे उसमें आप देख लो, धार्मिक, मंदिरों में नहीं जाने देना, छुआछूत की भावना कि ये छोटा है ये बड़ा है, मंदिर में नहीं जाएगा, मंदिरों में जाने के ऊपर अगर कोई हरिजन चला भी गया तो युद्ध हो जाता, युद्ध के स्तर पर लड़ाई होती थी। यस मैम। पर्दा कभी किसी सिस्टम। से मैम वो पहले मिल मंदिर भी तो जाता बनने था दो। तो वो कहते थे दूध का दाम, प्रेमचंद की कहानी है, इससे आप समझ जाओगे। सेठ जी के यहाँ लड़का पैदा हुआ, सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। अब मैम हमारे स्वार्थ की चरम सीमा देखो, तो जो बच्चा था उसकी माँ को दूध ही नहीं आया। अब उसके घर में एक लड़का आता था, छोटा छोटा बच्चा था और माँ आती थी उसकी, नहीं छोटा बच्चा नहीं, उसकी माँ आती थी, वो काम करती थी ऐसे बाहर का। उसी दिन उसको भी बच्चा होता है, तो सेठ जी कहते हैं, डॉक्टर कहता है ये बच्चा नहीं बचेगा अगर इसको माँ का दूध नहीं मिला। तो वो उस हरिजन औरत को बुलाते हैं और कहते हैं तू अपने बच्चे को दूध मत पिला, इस बच्चे को पिला। देखो जो हरिजन औरत है तो वो उसके बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे को नहीं पिलाती, उसको पिलाती है।
अब दोनों बच्चे बड़े हुए। जब दोनों बड़े हो गए तो दोनों साथ खेलने लगे। जब साथ खेलने लगे तो अब सेठ जी को बड़ी दिक्कत हुई, सेठानी को बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा ये अछूत है, ये हमारे घर में कैसे आएगा, कैसे खेलेगा ये मेरे बेटे के साथ, इनको बाहर निकालो। देखो कितनी विडंबना है ना ये जीवन की। उस बच्चे ने उसकी माँ का दूध पिया और उससे उसकी जान बची और बड़ा हुआ, और फिर बाद में उसकी माँ का बहिष्कार कर दिया गया। ये है दूध का दाम। दूध, जो माँ का दूध अमृत के समान होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसने उस बच्चे की जान बचाई और उसने अपने बच्चे की जान खतरे में डाली। तो हमारे यहाँ इतने निर्मोही और इतने पापी लोग हैं ना कि जिन्हें किसी के निर्मोही अखाड़ा, जिन्हें किसी के उपकार का कोई प्रश्न ही नहीं है कि किसने हमारे ऊपर उपकार किया है। अब ये तो थी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हो गई। फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी रही है इसमें। इन्होंने श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य का वर्णन किया। जैसे रीति काल में राम और कृष्ण की भक्ति को श्रृंगारी भाव में वर्णित किया, तो इन्होंने भी राम भक्ति की रसिक कविताएं लिखी। कृष्ण ने भक्ति के रूप में रास लीलाओं का वर्णन किया। तो इन्होंने इस काल में भक्ति एवं श्रृंगार रस का समावेश मिलता है। तो इस युग में हमें कौन सा रस मिलेगा बताइए? श्रृंगार रस और भक्ति रस। मैम क्लास कब तक चलेगी? और हाँ, क्लास कब तक है? और जब तक जिंदा है। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी है 150 148 148। हाँ वही। तो अभी तो टाइम है ना? नहीं, कोई पूछ रहा है कितना? अभी अपने पास टाइम है ना भाई? अभी 10 मिनट है। कितना ये पूछ रहा हूँ मैम मैं। 10 मिनट भाई, अभी 10 मिनट है। मैम मेरे को कहीं जाना है, अटेंडेंस लगा दोगे? देखो मैं क्लास लूंगी 1 से 1:45 तक, क्योंकि मुझे बाद में और क्लास भी लेनी होती है। 140 बज गए। मैं 149 हो गया। 149 हो गया तो मैम ज्यादा हो रहा है बेटा। 145 या 150 तक लिया करूंगी। और हमें ये मतलब नहीं है टाइम से, जितना हम अच्छे से समझ सके हमें उतनी देर पढ़ना है। मैम टाइम इको की ज्यादा भी क्लास हो, है ना? समझ आपको ना आए, मैं ऐसे उसमें मेरा लंबे टाइम तक चलेगा ना कोर्स, चलने दो। मुझे जब दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं मैम, जल्दी मेरे को है। अगली क्लास भी तो है ना? जिनको जल्दी थी वो चले गए भाई। क्या कह रहे हो आप? मेरे को किसी घर जाना है। तो देखो अभी थोड़ा सा समझ लो। ओके तो मैम। उन्होंने भक्ति और श्रृंगार की, और सबसे बड़ी इन्होंने हास्य व्यंग्य की कविता लिखी। व्यंग्य कटाक्ष किसके ऊपर किए? अंग्रेजों के ऊपर। और सबसे ज्यादा इन्होंने कटाक्ष किए अंग्रेजों के ऊपर। चाहे अंग्रेजों को ना समझ में आए हो, लेकिन भारतीयों को तो समझ में आ रहे थे ना। उन्होंने विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग्यात्मक एवं हास्यपरक कविताएं लिखी, मुकरियां भी लिखी, व्यंग्य भी लिखे। इन्होंने बहुत सारी ऐसी मुकरी भी लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी, जिससे लोगों को मनोरंजन भी मिले और उनकी समझ में, जो जड़ बुद्धि थे ना, उनकी समझ में कुछ आ जाए।
समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, ये मैं कल कराऊंगी, ठीक है। अब मैं खत्म कर दूं। यस मैम। यस मैम। जो आज कराया वो समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, बाय बाय। ओम साई राम। बाय। अरे ये टीटू सिंह कौन है? भाई गोपाल है यहाँ पे। पता नहीं कौन है। टीटू, अरे यार अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी फिर, मतलब तू मेरी लगाने में अटेंडेंस लगा दियो अटेंडेंस। मार्केटिंग में। मेरी लग अरे जाएगी, वो मेरी तो लगा दियो। रुक तो जा। अरे टीटू, टीटू। हाँ भाई। हाँ भाई, टीटू भाई, टीटू भाई। क्या क्या बोल रहे हैं? 1545 रोल नंबर है भाई। नाम क्या है भाई? सक्षम। अरे तो यार टीटू भाई, यार इसको सक्षम कर ले भाई। हाँ हाँ कर लूंगा यार आज ही। हाँ ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। टीटू टीटू। अब रोल। हाँ भाई इतना बड़ा सांप पाल रहा था भाई मैं। आप जल्दी हो नहीं गया भाई, रियलाइज। रसोड़े में तेरा कुत्ता बिकिनी पहना था। लाइटर फुल, तेरा कुत्ता गुल। भाई बात मत करिए सालों में आज के बाद। क्या भाई, क्या हो गया ऐसा भाई? बहुत सही है। तू कदे सेंटी हो रहा है? भाई देख तू भी जानता है, अगर मैं सीरियसली कर रहा होता ना तो तेरे को मैं बता बस अभी और बंदे बैठे हैं भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई सब लोग जाओ ना, क्यों बैठे हुए हो इधर? एक एक करके निकलो। अच्छा भाई लोग, मैं निकला हाउस पार्टी में एक, ठीक है, तुम एंजॉय करो। बाय भाई। बाय बाय बाय, एंजॉय करो भाई अभी क्या। साले तू ही बोल रहा है ये बात। अभी भाई चिल क्या मार। करूँ मैं? भाई चिल भाई, अभी 10 मिनट में वापस आएगा, ऐसे ही तेरे से मजे ले रहा है। भाई वो सही में चला गया। भाई कुछ आगे मैं किस चीज के ऊपर बोल रहा हूँ तेरे को नहीं पता ना। वो इंस्टा पे जो बात हो रही है। जी